गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर नंबर 4। लेकिन इससे पहले हम देख लेते हैं कि हमने लास्ट में क्या पढ़ा था। एक बार रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है। लास्ट चैप्टर 3 में हमने पढ़ा था क्या? मोशन। मोशन किसका? ऑफ द अर्थ। पृथ्वी का मोशन, पृथ्वी की गतियां। पृथ्वी कितने तरह की गतियां करती है, यहां पर हम फ्लो चार्ट बना लेते हैं। लास्ट क्लास में बनाया था। पहला था हमारा रोटेशन, ठीक है। एंड दूसरा क्या था? रेवोल्यूशन। अब रोटेशन यानी कि पृथ्वी का अपने अक्ष पर, अपने एक्सिस पर घूमना, इसको क्या कहते हैं हम? रोटेशन। एक रोटेशन पूरा करने में क्या होता है? इसको 24 घंटे का समय लगता है, ठीक है ना। और इन्हीं 24 घंटे में क्या 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात होती है। यानी 24 घंटे का एक दिन पृथ्वी के रोटेशन के पूरा होने से हो जाता है, ठीक है। और इसी की वजह से हमें दिन और रात भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए रोटेशन नहीं होता तो भाई जिस तरफ सन होता उस तरफ 365 दिन दिन ही दिन रहता, जिधर सन नहीं होता उधर 365 दिन रात ही रात होती। लेकिन क्योंकि अर्थ रोटेट कर रही है तो ऐसा नहीं होता है और दिन और रात 12-12 घंटे में बदलते रहते हैं, ठीक है। दूसरा है हमारा रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन क्या होता है भाई? सन के चारों तरफ, ये सन है, ये अर्थ है, सन के चारों तरफ अर्थ का यानी कि पृथ्वी का दीर्घवृत्ताकार। दीर्घवृत्ताकार का मतलब क्या होता है? एलिप्टिकल। दीर्घवृत्ताकार का मतलब होता है एलिप्टिकल, यानी कि वो पूरी तरह से गोल नहीं होता है, ठीक है ना। इस तरह से ही होता है जैसा मैंने बनाया है। तो एलिप्टिकल पाथ पर पृथ्वी का सन के चारों ओर घूमना, उसका चक्कर लगाना, इसको हम बोलते हैं रेवोल्यूशन। इसकी वजह से क्या होता है? हमने बात की थी कि इसकी वजह से मौसम यानी कि वेदर चेंज होते हैं, क्लाइमेटिक कंडीशंस बदलती रहती हैं, ठीक है। एक रेवोल्यूशन पूरा करने में क्या समय लगता है? 365 सही 1/4 दिन, ठीक है। लेकिन हम 1/4 को छोड़ देते हैं, हम 365 ही मानते हैं और 1/4 करके चौथे साल में एक दिन पूरा हो जाता है, जब हमारा 366 दिन का एक साल होता है, ठीक है, जिसे हम लीप ईयर कहते हैं। चलो इतना हो गया रिवाइज। अब हम आगे बढ़ेंगे। आज हमें क्या पढ़ना है? आज हम पढ़ेंगे मैप के बेसिक्स। चैप्टर का नाम है मैप, ये है हमारा चैप्टर नंबर 4। मैप के बेसिक्स पढ़ेंगे। यहाँ पे हम आपको एकदम एक्सपर्ट नहीं बनाने वाले हैं। 6th क्लास का मैप पढ़ रहे हैं, 6th क्लास के लेवल से पढ़ेंगे, ठीक है। अब बात सबसे पहले तो यही आती है कि मैप आखिर होता क्या है? क्या होता है मैप? अगर आपको पता है तो यू कैन कमेंट। मैप आखिर होता क्या है? हमने पढ़ा था ग्लोब के बारे में। गोल होता है ग्लोब, पृथ्वी का 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो होता है उसको हम ग्लोब कहते हैं। पृथ्वी के अलग अलग क्षेत्रों के बारे में हमें जानना है या देखना है तो हम ग्लोब के माध्यम से देख सकते हैं, उसको घुमा सकते हैं आगे पीछे, जिस तरह से हमारा मन चाहे। लेकिन क्या है कि हम चाहते हैं कि ग्लोब का कोई एक क्षेत्र, मान लो हम इंडिया पढ़ना चाहते हैं। अब ग्लोब पे जब हम इंडिया देखेंगे तो हमें क्या दिखेगा? ग्लोब पे जब हम इंडिया देखेंगे तो हमें इंडिया का एक छोटा सा स्ट्रक्चर इस टाइप का देखने को मिलेगा, ठीक है। अब इसके बारे में हम क्या ही पढ़ पाएंगे? यहाँ पे कुछ नहीं, ज्यादा से ज्यादा एक बिंदी रखी होगी और लिखा होगा दिल्ली, यानी कि राजधानी क्षेत्र। तो जब हम किसी भी एक स्पेशल या एक छोटे क्षेत्र को पढ़ना चाहते हैं तो हम ग्लोब हमारे लिए किसी भी काम का नहीं रहता। तो हम क्या करते हैं? उस छोटा क्षेत्र, जो भी छोटा क्षेत्र है, उसको हम एक कागज के टुकड़े पर या फिर एक कपड़े के टुकड़े पर, एक फ्लैट टुकड़े पर उस क्षेत्र का मानचित्र बनाते हैं, इस तरह से ना, ठीक है।
क्या करते हैं, मानचित्र बनाते हैं। अब जब मानचित्र बनाते हैं तो इसके अंदर हमें बहुत सारी चीजें देखने को मिलती हैं। यहाँ पे अंतरराष्ट्रीय सीमाएं कहाँ पर है, मीन्स इंटरनेशनल बॉर्डर कहाँ पर है, ठीक है ना। स्टेट की सीमाएं कहाँ पर है, मतलब राज्य के अंदर, जैसे कि मान लीजिए केरल है, अब हमको केरल की बाउंड्री दिख रही है ना, क्यों, क्योंकि हमने इसको भी एनलार्ज कर लिया है, ये है मैप। अब इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है, जब हम ग्लोब को बीच से काट कर एक फ्लैट सरफेस पर पूरा विश्व का मानचित्र फैला देते हैं, तो जो फ्लैट सरफेस होता है उसके ऊपर बने हुए अर्थ के डायग्राम को हम कहते हैं मैप, यानी कि मानचित्र, ठीक है। अब मानचित्र की खासियत देखिए क्या है, मानचित्र ऐसे ही नहीं बन जाते हैं हवा में कि भाई हमको मन किया हमने कुछ भी उठा के बना दिया, नहीं। अब मान लीजिए लखनऊ से कानपुर, ठीक है, या फिर हम और वर्ल्ड मैप की बात कर रहे हैं तो हम क्या कर लेते हैं, यूएसए से इंडिया। फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं यूएसए से इंडिया जो है वो कितना है, 10,000 किलोमीटर है, ठीक है। अब अगर हम एक फ्लैट सरफेस पर मैप बना रहे हैं तो हम उस मैप को इस तरह से बनाएंगे कि अगर हम मैप पर भी देख रहे हैं कि भैया यूएसए से इंडिया कितनी दूर है, तो कैलकुलेट करके हमें पता चल जाए कि ये 10,000 किलोमीटर है, ठीक है ना। भले ही हम चीजों को छोटा छोटा दिखा रहे हैं मैप पर, लेकिन उन चीजों के बीच की दूरी किसी भी तरह से परिवर्तित नहीं होती है। क्यों नहीं होती है वो हम पढ़ेंगे बाद में, लेकिन अभी हम क्या पढ़ेंगे कि मैप के कितने प्रकार होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मैप। अब 6th क्लास के हिसाब से आपको हम मोटा मोटा बता देते हैं, बेसिकली 2 तरह के होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, मैप 2 तरह के होते हैं। पहला होता है फिजिकल, जिसको हम भौतिक मानचित्र भी कहते हैं, हिंदी। दूसरा होता है हमारा पॉलिटिकल, जिसको हम राजनीतिक मानचित्र भी कहते हैं। और तीसरा भी एक होता है, वो क्या होता है, थीमेटिकल, ठीक है ना। थीमेटिकल का मतलब किसी एक विषय पर आधारित, थीमेटिकल मतलब विषय आधारित। तो बेसिकली हम पहले तो 2 मैप जान लेते हैं कि भाई फिजिकल मैप क्या होता है। आपके पास एटलस है, तो एटलस खोलोगे आप तो एक मैप आपको दिखेगा जिसमें बस आपको पहाड़ दिखेंगे, ठीक है ना, भूरे रंग से आपको पहाड़ दिखेंगे, ब्राउन कलर से, या फिर आपको नीले रंग से नदियां दिखेंगी, ठीक है ना। आपको हरे भरे वन क्षेत्र यानी फॉरेस्ट एरिया भी दिखेंगे, पर्वत, नदियां, पहाड़, ये सारी चीजें हमको जिस मानचित्र में देखने को मिलती हैं, ठीक है ना। ये पर्वत, पहाड़, नदियां क्या है, इनमें इंसानों का किसी भी तरह का कोई हस्तक्षेप, कोई भी इंटरफेरेंस नहीं है, ठीक है ना। ये सारी क्या है, नेचुरल फिनोमिनाज है, ठीक है। तो इन सारी चीजों का जो मानचित्र होता है, जिस मानचित्र पर ये सारी चीजें, कौन कौन सी चीजें, प्लेटूज, माउंटेन्स, ये सारी चीजें दिखाई जाती हैं, इस तरह के मैप को हम कहते हैं फिजिकल मैप, यानी कि भौतिक मानचित्र, ठीक है। अब सपोज कर लीजिए कि हम यहां पर एक साउथ इंडिया हल्का सा बना लेते हैं। अब कोई आपको कहे कि इस पर केरल कहां है, या इस पर तमिलनाडु कहां है, इस पर गुजरात कहां है। आपको पता तो है कि केरल यहां कहीं है, तमिलनाडु यहां कहीं है, गुजरात यहां कहीं, ठीक है। हमने सही बताया, आपने भी सही बताया, लेकिन अगर कोई पूछे कि भैया केरल कितना है, क्या केरल इतना है, या केरल इतना है, या फिर उससे भी छोटा है, हमें नहीं पता। क्यों नहीं पता, क्योंकि फिजिकल मैप यानी भौतिक मानचित्र पर सिर्फ और सिर्फ पहाड़, नदियां, पर्वत, जंगल वगैरह दिखाए जाते हैं। वहां पर किसी भी क्षेत्र की राजनीतिक यानी कि जो सीमा होती है ना, कि भैया हाँ लखनऊ बस इतना बड़ा है, इसके बाहर सीतापुर, मोहनलालगंज, रायबरेली, बाराबंकी लग जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह के मानचित्र को हम क्या कहेंगे,
फिजिकल मैप, क्योंकि इसमें किसी भी चीज की, किसी भी जगह की कोई भी बाउंड्री नहीं होती। आप अंदाजे से बता सकते हैं कि भैया ये तमिलनाडु है, बट कितना बड़ा तमिलनाडु है नहीं पता। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी फिजिकल मैप की, जिसको रफ कर देता हूं। फिजिकल मैप की बात हो गई। नेक्स्ट आता है हमारा पॉलिटिकल यानी कि राजनीतिक मैप। जैसा कि हमने अभी बात की थी कि भाई केरल कहां है। अब एक मैप आपके एटलस में, जहां पर फिजिकल मैप या भौतिक मानचित्र है, उसके जस्ट आगे पीछे कहीं पर एक मैप दिया होगा जिसमें अलग अलग रंग में, अलग अलग रंग मतलब मान लो गुजरात है, गुजरात को नीले रंग से रंग दिया गया है। ठीक है, उसके बाद क्या है, मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश को हरे रंग से रंग दिया गया। ठीक है, और तीसरा क्या होगा, कोई भी हम मान लेते हैं, तीसरा हम मान लेते हैं कि केरल है, केरल को काले रंग से रंग दिया गया। वैसे काला रंग नहीं यूज होता है, मेरे पास काला है तो मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं, कलर आपको अलग मिल सकते हैं। अब एक ऐसा मानचित्र है जिसमें गुजरात की सीमा निर्धारित है। गुजरात की सीमा क्या है, निर्धारित है कि गुजरात इतना ही है। हमें पता है कि गुजरात इस सीमा के अंदर है, उस तरफ नहीं है, ऊपर भी नहीं है। ऊपर जाएंगे तो राजस्थान आ जाएगा और नीचे की तरफ जाएंगे तो फिर ये अरब सागर आ जाएगा या फिर महाराष्ट्र आ जाएगा। ठीक है, तो गुजरात की सीमा हमें पता है। मध्य प्रदेश की सीमा आपको पता है कि नहीं, मध्य प्रदेश की सीमा कि भाई ये जो एरिया है इसके अंदर का क्षेत्र ही मध्य प्रदेश में आता है, इसके बाहर ऊपर यूपी है, गुजरात से भी टच करता है, मैंने अलग बना दिया है। केरल नीचे, महाराष्ट्र नीचे, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना नीचे। हमें पता है कि इसके बाहर मध्य प्रदेश नहीं है, निश्चित सीमा पता है। केरल यहाँ है, इसके बाहर नहीं है, उस तरफ तमिलनाडु, ऊपर कर्नाटक होगा। जब हमें किसी मानचित्र से किसी भी राज्य या शहर की एक सीमा निर्धारित की हुई दिखती है तो उस तरह के मानचित्र को हम क्या कहते हैं, पॉलिटिकल मैप। ठीक है ना, क्या कहते हैं, पॉलिटिकल मैप, जहां पे आपको हर क्षेत्र की निश्चित सीमा जो कि सरकारों के द्वारा निर्धारित की गई है वो दिखाई देती है। हमको पता चल जाता है कि कौन सा राज्य कहां तक या कौन सा शहर कहां तक फैला हुआ है। ठीक है, हम अंदाजे से बात नहीं करते। अब आते हैं तीसरे नंबर। तीसरा मैप क्या है, तीसरा है थीमेटिकल। थीमेटिकल यानी कि विषय आधारित, विषय आधारित। विषय आधारित मतलब अलग अलग विषय पर मानचित्र बनाना। ठीक है, कौन से विषय हो सकते हैं, मान लो कि हमें फिजिकल मैप भी नहीं चाहिए, हमें पॉलिटिकल मैप भी नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि हमारी कॉलोनी में कितने घर हैं उसका मानचित्र बनवाओ। अब इसकी थीम क्या होगी, द हाउस इन द कॉलोनी, ये इसकी थीम है, एक अलग थीम पे बन रहा है। ये ना तो फिजिकल है ना ही पॉलिटिकल। ठीक है, या फिर कोई बोल दे कि भाई सड़क के किनारे कितने पेड़ लगे हुए हैं उसका मानचित्र बनाओ, क्या, ट्री मैप, अलग थीम हो गई। इसी तरह अलग अलग तरह की थीम। या फिर पॉपुलेशन, कि भाई एक राज्य में कितने लोग किस किस शहर में रहते हैं। ठीक है ना, क्या, पॉपुलेशन, इसका मैप बना। तो ये ना तो फिजिकल है ना तो पॉलिटिकल है, या तो लोगों की बात हो रही है। ठीक है ना, मौसम का मैप यानी कि वेदर मैप बनाओ, ये भी अलग थीम है। ठीक है ना, क्लाइमेट भी इसी में आ जाएगा, क्लाइमेट का मैप बनाओ, ये भी अलग थीम है। ठीक है ना, कहां पर भूकंप ज्यादा आते हैं, अर्थक्वेक का मैप बना दो, ये भी एक थीम है। तो कई सारी थीम हो सकती हैं। ये ना तो फिजिकल मैप होते हैं, ना तो क्लाइमेटिकल, ना तो फिजिकल होते हैं, ना तो पॉलिटिकल होते हैं। ये क्या होते हैं, अलग अलग थीम पर आधारित, अलग अलग विषय पर आधारित मैप होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, थीमेटिकल मैप। ठीक है ना, इनको आप अपने हिसाब से बना सकते हो। ठीक है, रफ कर देता हूं इसको।
अब हम एक बार ये भी कर लेते हैं कि आखिर मानचित्र और स्केच दो चीजें होती है, मानचित्र और स्केच। मानचित्र यानी मैप और स्केच। मानचित्र क्या होता है, स्केच क्या होता है। सबसे पहले हम जानते हैं स्केच क्या होता है। स्केच पता है क्या है? इसमें किसी भी तरह की कोई दिशा निर्धारित नहीं होती, इसमें किसी भी तरह का कोई मापनी या कोई स्केल नहीं होता कि हाँ भाई इतना बड़ा ही होना चाहिए। स्केच क्या होता है, मान लीजिए आपने किसी से या किसी ने आपसे रास्ता पूछ लिया कि भाई हजरतगंज से लखनऊ यूनिवर्सिटी जाने का रास्ता क्या है। अब आप, ये हजरतगंज चौराहा है, आप यहाँ खड़े थे, यहाँ आप खड़े, यहाँ पे किसी ने आपसे पूछ लिया, तो आप क्या करोगे, भैया ये हजरतगंज चौराहा है, इससे सीधे सीधे जाना, हलवासिया चौराहा पड़ेगा। फिर उससे थोड़ा सा सीधे जाओगे तो केडी सिंह बाबू स्टेडियम के थोड़ा सा आगे आपको क्या मिलेगा, केडी सिंह बाबू स्टेडियम के थोड़ा सा आगे आपको परिवर्तन चौराहा मिलेगा। परिवर्तन चौराहा या परिवर्तन चौक से ऐसे चले जाना, ओवरब्रिज होते हुए हल्का सा टर्न, यहाँ पे हनुमान सेतु का मंदिर है, और थोड़ा सा आगे जाओगे तो ये अंदर हेलियो का गेट है और पूरे में हेलियो फैला हुआ है। ये क्या है, स्केच है। हमें नहीं पता कि भैया कितनी दूर है, क्या दूर है, हमने बस बता दिया, एक मोटा मोटी रास्ता बता दिया कि चले जाना, ठीक है। तो ये तो हो गई बात स्केच की, भैया ये स्केच है, इसका कोई स्केल आधारित नहीं है। और कैसे स्केच हो सकते हैं, मान लो कि हमें दिखाना है कि एक क्लास में हर सीट पर 4-4 बच्चे बैठे हैं, ठीक है। मान लो हर क्लास में ये यहां पर सीट है, यहां भी सीट है। अब यहां पे 4-4 बच्चे बैठे हुए हैं। हमने तो क्लास का कोई माप लिया नहीं, हमने सीट का कोई माप लिया नहीं, हमने बस ऐसे ही एक स्क्वायर बना दिया, सीटें बना दी, उस पर 4-4 बच्चे बैठा दिया। क्या है ये, स्केच है कि नहीं, इसमें कोई भी स्केल नहीं। तो ये तो बात होगी स्केच की। अभी हम बात करेंगे मैप क्या होता है, व्हाट इज मैप। मैप क्या होता है भाई, देख लो, मैप में हमने एक बात की थी कि उसमें कभी भी दूरी परिवर्तित नहीं होती, कि अगर हजरतगंज से चारबाग की दूरी 10 किलोमीटर है, तो मैप पर जब हम बनाएंगे हजरतगंज और चारबाग तो उसकी दूरी 10 किलोमीटर ही दिखनी चाहिए। अब क्योंकि 10 किलोमीटर किसी पेपर पर या कॉपी पर बनाया नहीं जा सकता, तो हम क्या करते हैं, हमको पता है कि हजरतगंज से चारबाग 10 किलोमीटर है, अब इसी को हमें बनाना है तो हम मान के चलते हैं कि भाई 1 सेंटीमीटर में 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर दिखा देते हैं, ठीक है। तो अब हमने ये मान लिया कि 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर है। तो अब अगर पेपर पर हम बनाने वाले हैं मैप, तो 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर के लिए कितना बनाना पड़ेगा, कितना बनाना पड़ेगा, 10 सेंटीमीटर। तो यहां पे हम कागज पर 10 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच लेंगे, ये हजरतगंज हो जाएगा, ये चारबाग हो जाएगा, और यहां पर नीचे लिख दिया जाएगा कि 1:1 किलोमीटर, यानी कि 1 किलोमीटर बराबर यानी कि हाँ 1 लाख। अब ये क्या दिखा रहा है, इसका मतलब है कि 1 सेंटीमीटर बराबर 1 लाख सेंटीमीटर, और 1 लाख सेंटीमीटर का मतलब होता है 1 किलोमीटर। तो कोई भी इंसान अगर वो जानता है कि मैप कैसे पढ़ेंगे, तो उसे पता चल जाएगा कि भैया इस मैप पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर है। यानी कि मैप पर कोई भी चीज अगर 1 सेंटीमीटर की दिख रही है, कोई घर दिख रहा है, कोई बिल्डिंग दिख रही है, ठीक है ना, कोई रोड दिख रही है, कोई नदी दिख रही है, मैप पर XYZ कुछ भी 1 सेंटीमीटर का दिख रहा है, मतलब उसका क्या हुआ, 1 किलोमीटर पता चल गया उसे। अब उसने पूरी लाइन नापी, उसने क्या देखा कि ये लाइन तो 10 सेंटीमीटर की है, तो भैया जब 1 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर था, तो 10 सेंटीमीटर 10 किलोमीटर हो जाएगा। तो एक्चुअल में भी हजरतगंज से चारबाग 10 किलोमीटर, और मैप पे हमने बनाया तो भी हजरतगंज से चारबाग 10 किलोमीटर। बात समझ में आ गई। यहां पर एक निर्धारित स्केल होता है,
इसीलिए चीजों के बीच की दूरी, स्थानों के बीच की दूरी में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। अब मैप के लिए क्या क्या चीजें होना जरूरी है, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनसे मैप बनाया जा सकता है और वो होना जरूरी है, तभी मैप को मैप माना जाएगा, अदरवाइज मैप को मैप नहीं माना जाएगा। सबसे पहले होना चाहिए दिशा, यानी कि डायरेक्शन। ठीक है, अब डायरेक्शन कैसे पता होना चाहिए भाई, हमें डायरेक्शन यानी दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए। तो ये डायग्राम आप बना लें एक बार फिर से, सीधा नहीं बना लेकिन कोई बात नहीं। ये है हमारा ईस्ट यानी कि पूर्व, ये है हमारा वेस्ट यानी कि पश्चिम, ये है हमारा नॉर्थ यानी कि उत्तर, ये है हमारा साउथ यानी कि दक्षिण। अब क्या है कि नॉर्थ और ईस्ट यानी कि उत्तर और पूरब के बीच से भी तो एक डायरेक्शन जा रहा है। अब ना तो ये उत्तर है और ना ही ये पूरब है, ये तो दोनों के बीच में। तो क्या करें, दोनों आपस में लड़ जाएंगे कि नहीं भैया हमको दे दो, हमको दे दो, हमको दोनों में से किसी को नहीं देंगे। हम क्या करेंगे, हम इसको कह देंगे नॉर्थ ईस्ट, थोड़ा सा नॉर्थ का थोड़ा सा ईस्ट का, यानी कि उत्तर पूर्व। बात समझ में आ गई। सेम चीज यहां पे देख लो, साउथ भी नहीं है ईस्ट भी नहीं है, दोनों के बीच में। ये भी दोनों आपस में लड़ रहे हैं, तो हमने क्या कहा, हम दोनों को कुछ नहीं, हम दोनों थोड़ा थोड़ा दे देंगे, साउथ ईस्ट यानी कि दक्षिण पूर्व। यहां पर अगेन सेम कंडीशन, ना तो ये साउथ है ना तो वेस्ट है, तो हम क्या बोले, साउथ वेस्ट यानी कि दक्षिण पश्चिम। और फिर ये वाली लाइन ना तो पश्चिम में है ना तो उत्तर में है, ठीक है ना। तो हम इसको क्या बोलेंगे, नॉर्थ वेस्ट, दोनों के बीच में थोड़ा सा नॉर्थ थोड़ा सा वेस्ट यानी कि उत्तर पश्चिम। ठीक है, अब जब सब जगह हिंदी में लिखा है तो यहां भी लिख देते हैं दक्षिण और उत्तर। इतने डायरेक्शन हो गए, ये हमें याद रखना होगा, तभी तो हम मैप पे देख पाएंगे कि भाई अगर मान लो ये मैप है, इसको हम मान लेते हैं ये एक मैप है। अब यहां पर एक घर बना है, मैप पे हमेशा उत्तर ऊपर की तरफ होता है, ये नॉर्थ होता है, ठीक है। अब ये मैप है, अब ये मैप किस डायरेक्शन में, जाहिर सी बात है यहाँ पे अगर कोई घर बना हुआ है तो किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में, उत्तर पूर्व डायरेक्शन में। कोई घर यहाँ पे बना है तो वो पूर्व में, कोई घर यहाँ बना है तो वो दक्षिण पूर्व यानी कि साउथ ईस्ट में है। तो इस हिसाब से जब हमें डायरेक्शन पता होंगे तो हम मानचित्र में चीजों को पढ़ पाएंगे कि भैया अगर हम किसी को बता रहे हैं कि यहाँ पे एक नदी बह रही है, कहाँ बह रही है, दक्षिण पश्चिम में यानी कि साउथ वेस्ट में, तो ठीक है हमें पता है साउथ वेस्ट कहाँ है, इस तरफ। यहाँ पे आके ढूंढेंगे तो हमें नदी मिल जाएगी। बात समझ में आ गई। तो डायरेक्शंस का होना बहुत जरूरी। पहला क्या हो गया, डायरेक्शन। डायरेक्शन हो गया पहला, ठीक है। दूसरा क्या होगा, सिंबल्स। क्या होंगे, कन्वेंशनल सिंबल्स। कन्वेंशनल सिंबल्स यानी कि प्रतीक चिन्ह होने चाहिए। प्रतीक चिन्ह का मतलब कि भाई मानचित्र पे अगर घर है तो क्या बिल्डिंग थोड़ी लगा देंगे, वहां पे कोई चीज होगी ना समझाने के लिए। अब देखो, अगर आपको कोई आसमानी कलर की या नीले कलर की धारा दिख रही है, ठीक है, मान लो ये है एक धारा बह रही है ऐसे, ठीक है, इसके अंदर से ये धारा बह रही है। अगर ऐसा कोई सिंबल है तो ये सिंबल क्या बता रहा है कि ये एक नदी यानी कि रिवर है। समझ में आ गई बात। अब ये कोई सिंबल है भैया इधर, ये सिंबल क्या बता रहा है, ये सिंबल बता रहा है कि यहां पर एक मेटल रोड यानी कि पक्की सड़क है। क्या है, पक्की सड़क। ये एक छोटा सा नीला नीला, जैसे मैंने काला बना दिया, चलो नीला बना देते हैं। ये छोटा सा नीला एक गोला है, एक पॉइंट है।
अब ये क्या है भाई, ये कुआं है, कुआं जिसमें पानी यानी कि पेरिनियल वेल है, इसमें पानी है। एक काला सा गोला बना है जिसमें बीच बीच में कुछ नहीं है, बस छोटे 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 बिंदियां रखी हैं। ये क्या है, एक टैंक है जिसमें पानी सूख चुका है यानी कि ड्राई टैंक। बात समझ में आ गई। और इससे मिलता जुलता कोई सिंबल मान लो बना हुआ है ये, और इसके बीच में ये काले काले धब्बे हैं, मतलब ये नदी भी एक सीजनल रिवर है, इसमें पानी नहीं है। और काले धब्बों के साथ अगर इसमें एक नीली लाइन भी दिख जाए तो समझ लो कि नदी तो सीजनल है, लेकिन जब मॉनसून की बारिश नहीं हो रही होती है तब भी इसमें थोड़ा बहुत पानी बचा बुचा रह जाता है। बात समझ में आ गई। तो ये सिर्फ इतने नहीं है, ये मैंने आपको एग्जाम्पल दिए हैं, बहुत सारे सिंबल हैं, आपको वो पढ़ने पड़ेंगे, आपकी पुस्तक में, आपकी किताब में या एटलस में दिए होंगे। ठीक है, मेरा बताने का मकसद क्या था कि मैं आपको बताऊं कि इस तरह के बहुत सारे सिंबल्स होते हैं जिनके थ्रू हम मैप पढ़ सकते हैं। मान लो यहाँ पे एक हरा सा सिंबल बना हुआ है, ये क्या है, पेड़ है। ठीक है, अब ये ऐसा सिंबल बना हुआ है, ये क्या है, मंदिर है। तो ऐसे बहुत सारे सिंबल बने होते हैं, तो सिंबल्स का होना भी जरूरी है। इसके अलावा क्या चीज जरूरी है, इसके अलावा जो चीज जरूरी है वो है कलर। ठीक है ना, कलर की ये स्पेलिंग भी सही होती है, मुझे ये मत कहिएगा कि गलत लिखी है, ये भी सही होती है, ये भी सही होती है। तो कलर का होना बहुत जरूरी है। अब कलर क्यों जरूरी है ये जान लेते हैं। भाई आप एक बात ये बताओ कि अगर आपको काला सफेद यानी कि ब्लैक एंड व्हाइट मैप दे दिया जाए तो उसमें कोई कलर आपको दिख ही नहीं रहे हैं, आपको ऐसा पता चलेगा कि यहाँ पे कुछ नीला नीला बना है तो ये नदी होगी, आपको नदी भी काली दिख रही है, आपको घर भी काला दिख रहा है, आपको पेड़ भी काला दिख रहा है ना, आपको सब कुछ क्या दिख रहा है, काला या सफेद, उसके अलावा कोई कलर नहीं। तो जब मैप में कलर नहीं होंगे तो हम चीजों को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। बात समझ में आ रही है। हम जब चीजों को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे तो हमको मानचित्र पढ़ने का क्या मतलब रह जाएगा, हमें कुछ समझ ही नहीं आएगा। हमारे लिए तो बस कुछ धब्बे हैं इधर उधर बने हुए हैं, इनका मतलब हमें समझ ही में नहीं आ रहा है। तो अगर हमें इन सारी चीजों का मतलब समझना है तो मानचित्र में क्या होना चाहिए, कलर होना चाहिए, कलरफुल एकदम प्यारे प्यारे रंगों से भरा हुआ मानचित्र होना चाहिए। ठीक है, हमने क्या जाना, डायरेक्शन होना चाहिए, कलर होना चाहिए, सिंबल होना चाहिए। ठीक है ना, क्या, डायरेक्शन यानी कि दिशाएं, कलर और सिंबल, ये सारी चीजें होनी चाहिए। तो ये बात होगी मानचित्र की। आज की क्लास में हमने जाना कि मानचित्र क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं, उनको कैसे पढ़ा जाता है। ठीक है, अगली क्लास में हम चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे। आज की क्लास में बस इतना ही, ये बहुत छोटा सा चैप्टर था। अब मिलते हैं आपको अगली क्लास में। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना, आज की क्लास यहीं पर समाप्त।